सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवांश और मैं यहाँ पर आपको सीए इंटर ऑडिट दैट इज़ द पेपर नंबर 6 उसका चैप्टर नंबर 10 कंपनी ऑडिट का सेक्शन नंबर 141 कराने जा रहा हूँ। इसके लिए मैंने चार्ट्स पहले से नोट्स प्रिपेयर करके रखे हैं, आपको बस सुनना है और मेरे साथ रिकॉल करते जाना है। मैं आपको पूरा फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या क्या केसेस बन सकते हैं, क्या क्या आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कराने वाला हूँ। तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन नंबर 141 जिसका नाम ही है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ये सेक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है एक्चुअली। The first part is the eligibility part, and the second part is the qualification, and the third part is the disqualification. वैसे तो इस सेक्शन के अंदर चार सब सेक्शन है, बट द एट मोस्ट द 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर ये अपना बात करता है। ये इसके लिए आपका सेक्शन नंबर सब सेक्शन 1 है, इसके लिए सब सेक्शन 2 है, इसके लिए सब सेक्शन 3 है। सो अभी तो अपन मिटा देते हैं इसे क्योंकि अपन को आगे भी पढ़ना है, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अपन कोई दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर लेता, ग्रीन इज दिस बेस्ट। सो द सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, दी कौन एलिजिबल हो सकता है कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए। अपन जैसे कंपनीज एक्ट की बात चल रही है तो अपन इधर पे कंपनी के ऑडिटर की बात करेंगे। अपन कोई फर्म और पार्टनरशिप फर्म और उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके ऑडिटर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज दी ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपके किसी भी मॉड्यूल से आप पढ़ रहे हो, आपको बस मेरे साथ हाईलाइट करना है। मेरा ब्लैक पेजेस है तो इसमें मैं हाईलाइट करूंगा, वो शो नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ मैं अंडरलाइन या वो कर रहा हूँ तो उसे हाईलाइट करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो अपन एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। अ पर्सन shall be eligible for appointment as a auditor of a company only if he is a chartered accountant। अगर वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इधर पे CS, CMA ये लोग भी नहीं बन सकते, और एनी अदर प्रोफेशनल कोई MBA वगैरह कोई भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ये आपका कंपनीज एक्ट के द्वारा पावर दी गई है CS, ओनली CS को, कि ये लोग ही ऑडिटर बन सकते हैं कंपनी के। सो अगर अपन, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात हो गई है, इसे अपन लिख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हुई है बात अपनी इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी। अगर अपन बात करते हैं फर्म की, यहाँ पर फर्म की बात आ गई कि फर्म में कौन कौन बन सकता है ऑडिटर। तो द फर्म वेयर द इन केस ऑफ फर्म वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, क्या मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो कि COP होल्ड करने चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ये उन्हें होल्ड करना चाहिए। अगर जिनके पास COP है वही कंपनी के, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर बन सकते हैं कंपनी के। जिसके पास COP नहीं है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं बन सकता किसी भी कंपनी का। सो एक बार अपन इसे रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर क्वालिफाइड, ये एलिजिबिलिटी की बात चल रही है, ये एलिजिबल हैं। अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट COP होल्ड नहीं करता है तो वो एलिजिबल ही नहीं है, सबसे पहली बात तो वहां बात ही खत्म हो गई कि वो ऑडिटर बन सकता है, क्योंकि सेक्शन नंबर 141 के द्वारा उसे पावर ही नहीं है। सो the practicing in India are qualified for appointment as aforesaid may be appointed by its firm name or to be auditor of the company। अब इधर पे बात आती है मेजॉरिटी की। इधर पे मेजॉरिटी क्या डिफाइन करता है, ये मेजॉरिटी है क्या, मेजॉरिटी के मतलब क्या है इधर पे। सो इधर पे इन सिंपल वर्ड्स, मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं इसे, इधर पे मेजॉरिटी के बारे में
नंबर्स में काउंट करनी है इधर पे मेजॉरिटी। इधर पे मेजॉरिटी नंबर्स में है। यहाँ पर जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक सीए फॉर्म है, वन स्टॉप सोल्यूशन। इधर पे हमारे पास ये सीए है, ये भी सीए है, यहाँ पर एक सीएस है, सीएमए है, एडवोकेट है, एक और एडवोकेट है। इधर पे भी सीए, सीए, एम बी ए, एक्चुअली ये भी हैं, और यहाँ एक और सीए, यहाँ एक और सीए, यहाँ एक और सीए। इन सभी के पास अपन एज्यूम करते हैं सीओपी है, दे होल्ड दी सीओपी। सो इन सीए की कितनी, 6 7, यहाँ पर 7 सीए हैं और 1 2 3 4 5 6 अदर प्रोफेशनल्स हैं। तो अपन नंबर्स के बारे में बात करें तो अपन के पास ये नंबर ज्यादा होना चाहिए, दैट इज द 7 नंबर, कि अपने पास सीए विद सीओपी, अगर ये आपके पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी कुछ भी हो सकता है कि अगर पार्टनर्स अगर 3 है तो उधर पे 2 चाहिए अपन को, अगर 10 हैं तो इधर पे 10 हैं तो 6 चाहिए आपको। ये नॉर्मल बात है, ये इधर पे इस मेजॉरिटी का मतलब है। उतार देते हैं अपन इसे। तो नाउ अपन का सेक्शन नंबर इसी के साथ सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 1 फिनिश होता है। लेकिन अब आता है अपना सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 2। मेरी मानो सीए इंटर के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इन टर्म्स ऑफ इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। और ये लाइन आपको मानो ना मानो आपको ये छापनी पड़ेगी, ये लाइन छापनी ही पड़ेगी ये लाइन, क्योंकि ये आती है और ये 2 नंबर देके जाती है। और ये लाइन बहुत प्यारी है और ये बात करती है आपका क्वालिफिकेशन, देन हु शैल बी क्वालिफाइड। सो वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी, कोई भी फर्म, यहाँ पर फर्म में कंपनी नहीं है, एक पार्टनरशिप फर्म प्लस एलएलपी, इधर की बात चल रही है। इधर पे कंपनी फर्म, कंपनी नहीं अलाउड, डिस्क्वालीफाइड, कंपनी की बात नहीं चल रही है। So is appointed as an auditor of the company, only the partner who are a chartered accountant shall be authorized to act and sign on behalf of the firm। इधर पे जैसे अपने ये वन स्टॉप सोल्यूशन थी, अब इधर पे सीए भी है, सीएस भी है और सीएमए भी है, एमबीए भी है इधर पे अपना। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखनी है, इधर पे फर्म की बात चल रही है, अपन इधर पे इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे हैं, इधर पे सिर्फ फर्म की बात चल रही है। सो अगर इधर पे अपना जैसे इधर पे इतने सारे लोग हैं, तब जैसे ऑडिट रिपोर्ट आ गई, ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट है। अब इसे साइन कौन करेगा, कौन करेगा साइन? फर्म में तो इतने सारे पार्टनर्स हैं, ये भी पार्टनर्स है, सीएस भी पार्टनर है, सीएमए भी पार्टनर है, एमबीए भी पार्टनर है। अब इधर लेकिन इसे साइन कौन करेगा? ओनली दे, देखो इस सेक्शन ने यही बोला है, ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता, जैसे सीएस साइन नहीं कर सकता, सीएमए साइन नहीं कर सकता, एमबीए साइन नहीं कर सकता, ओनली द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यही सीधी सी बात लिखी है। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, जिसे अपन रीड करेंगे अलॉन्ग विथ रूल 10 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। ये रूल्स आए थे 2014 में, उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस हैं। सेक्शन नंबर 143 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस थे, लेकिन ये चीजें रूल्स के द्वारा आई हैं। जैसे कि आपको पता होगा
कि ये बेयर एक्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट दिया है. द लॉ इज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, दैट द रूल्स एंड द बेयर एक्ट. तो बेयर एक्ट में अपन का सेक्शन का दिया रखता है, और जो कंडीशंस होती है ना, ये सारी मोस्टली रूल्स के द्वारा ही आती हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज, कौन कौन डिस्क्वालीफाई होगा ये याद रखना. सबसे पहले कंपनी डिस्क्वालीफाइड है. इधर पे ये गई कंपनी, कंपनी डिस्क्वालीफाइड है. लेकिन 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 इसके अंदर LLP, दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये डिस्क्वालीफाइड नहीं है. कंपनी डिस्क्वालीफाइड है, LLP डिस्क्वालीफाइड नहीं है. LLP ऑडिट कर सकती है, ऑडिटर भी बन सकती है और ऑडिट भी कर सकती है. जी, विच इज दी रजिस्टर्ड इन दी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ये आपने CA फाउंडेशन में पढ़ के रखा है. ये वाले एक्ट के द्वारा जो भी रजिस्टर्ड है LLP, वो ऑडिट कर सकती है उसमें, और वो ऑडिट. देन फिर आती है बात ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ये भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते, बिकॉज ऑफ अपन ने ऑडिट में बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी. इंडिपेंडेंस, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह, ये इंडिपेंडेंट रह के ऑडिट नहीं कर सकते, इसीलिए ये लोग भी डिस्क्वालीफाइड है ऑडिटर बनने के लिए. अब आ जाता है अ पर्सन पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ ऑफिसर और एम्प्लॉय. ये इधर से एक पॉइंट इधर का आ चुका है. सो एक बार दोनों चीजें. अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, पार्टनर डिस्क्वालीफाइड हो गया. नेक्स्ट चीज, पॉइंट नंबर 3 में पार्टनर डिस्क्वालीफाइड हो गया है. और अ पर्सन हु इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अगर कोई बंदा ऑफिसर और एम्प्लॉय है, वो भी डिस्क्वालीफाइड हो गया. चलो नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 4, अ पर्सन इधर पे कौन है, ऑडिटर. यहां पर ऑडिटर की बात चल रही है. पर्सन और ऑडिटर का रिलेटिव और ऑडिटर का पार्टनर, ये लोग डिस्क्वालीफाइड हैं. लेकिन इसके लिए कुछ 3 कंडीशंस हैं. इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में जैसे कि इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, 1 सेकेंड. इंटरेस्ट में आएगा जैसे कि उसने कोई गारंटी दी है, जिस विच इज नॉट, जो सिक्योरिटी में भी नहीं आता है, इसे अपन इंटरेस्ट में लेंगे. इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. इसे अपन ऐसे लिखते हैं, ये रहा कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. ये बात हो रही है इधर पे. एक बार अपन एक और बार रिपीट करते हैं लाइन, दूसरे कलर से कर लेते हैं. कंपनी, इट्स सब्सिडरी, इट्स होल्डिंग, इट्स एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. वही बात की ना, कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. ओके, नाउ ये क्या, अगर इनके पास कोई भी इंटरेस्ट है, कोई भी इंटरेस्ट, अगर एक शेयर है, एक भी शेयर, 1 शेयर उसके पार्टनर के पास है, रिलेटिव के पास है और ऑडिटर खुद के पास है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा. वो ऑडिटर
वो कंपनी का ऑडिटर बन नहीं पाएगा। ये बात की है इस सेक्शन में। इसके लिए लेकिन ये तो दुविधा है, अपन तो मान जाएंगे, अपन नहीं होल्ड करेंगे जिसका सिक्योरिटी, लेकिन रिलेटिव से कैसे बचेंगे? अपना पार्टनर, वो भी कलीग है, अपना सीए बंदा है, वो भी समझ जाएगा प्रोफेशनल में कि भाई वो भी प्रोफेशनल है, काम करना है अपन को, वो भी नहीं होल्ड करेगा। लेकिन अब बात आती है रिलेटिव की। रिलेटिव तो अपनी पहुंच की भी बाहर है, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो कि अपन आगे, ये की पॉइंट्स हैं इसमें बताई हैं, वो अपन रीड करेंगे, एट द लास्ट रीड करेंगे। तो नाउ इज इंडेप्टेड, अरे ये गलत लिखा हुआ है कुछ, ये गलत लिखा है, ये है इन DEBT इंडेप्टेड। कौन इंडेप्टेड? ऑफ पार्टनर, ऑडिटर और इट्स रिलेटिव। अगर वो लोग इंडेप्टेड हैं टू द कंपनी इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, अगर वो उन्हें कंपनी से कुछ भी लोन लिया है या कुछ भी लिया है इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख, कौन? ऑडिटर, पार्टनर और रिलेटिव। तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, वो पर्सन जो ऑडिटर बन रहा है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा ऑडिटर बनने से। इन एक्सेस ऑफ ₹5 लाख किस में कम, और हाँ ये भी, इसके लिए भी वही सेम कंडीशन है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ओके। और हैज गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। उसने गारंटी दी है और या सिक्योरिटी दी है कि वो पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा, मैं बैठा हूं मैं, तो वो भी इन एक्सेस ऑफ ₹100,000, दैट इज दी 1 लाख रुपीज। किस किस में? कंपनी, होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। अगर वो दिया है तो वो तीनों ये लोग डिस्क्वालीफाइड है। नाउ व्हाट आर द की पॉइंट्स? अब आती है बात रिलेटिव। इधर पे बस रिलेटिव की बात चल रही है। रिलेटिव में होल्ड कर सकता है, होल्ड सिक्योरिटी। हाँ यहां बात आती है सिर्फ कंपनी में, ऐसे 2-3 बार कम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, सिर्फ कंपनी में। इधर पे लेकिन ऊपर वाले पॉइंट्स में किधर किधर होल्डिंग कंपनी की बात हुई, सब्सिडरी की भी बात हुई, एसोसिएट की भी बात हुई, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी की बात हुई। इधर पे बात हो रही है सिर्फ अगर वो होल्डिंग कंपनी, ये जिस कंपनी में उस मतलब रिलेटिव अपना जो ऑडिटर है ऑडिट कर रहा है, जिस कंपनी का वो ऑडिट है, बंदा ऑडिटर है, उसी में कंपनी में होल्ड करने की बात हो रही है। ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 100,000, दैट इज 1 लाख। फेस वैल्यू यहां पर मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहां सिर्फ फेस वैल्यू की बात हो रही है सिर्फ। नाउ एक और, अगर हाँ सीए, अब वो बंदा सीए बंदा ऑडिटर बन गया, अब रिलेटिव ने होल्ड कर लिया सिक्योरिटी, तो उसके लिए तो आफत आ गई, बदला ले सकता है ऐसे तो रिलेटिव। अच्छा तू जिस इस कंपनी का ऑडिटर है, इस कंपनी का मैं सिक्योरिटी ले रहा हूं, तेरी वाट लगाता हूँ, लड़ाई हो गई रात को, आज इसकी, मेरा भाई है वो, मैं खरीदता हूँ, वाट लगा देगा वो तो मेरी। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोविजन है, अगर अपना रिलेटिव होल्ड कर लेता है सिक्योरिटी इन एक्सेस दी थ्रेशोल्ड लिमिट, दैट इज दी 1 लाख रुपीज, तो करेक्टिव एक्शन, कहाँ लिखे करेक्ट, ये रहा, करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट, दैट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट जी विच इज 1 लाख रुपया। तो उसे लिमिट में लाने के लिए आपके पास 60 दिन है,
in event of acquiring any security or interest by relative above the threshold. अच्छा थर्ड शो लिखा है यार इधर पे, सॉरी बेब, थ्रेशोल्ड है, threshold limit, the corrective action to maintain the limit specified above shall be taken by the auditor within 60 days. उसे 60 डेज के अंदर का उसके पास टाइम है जिसके अंदर वो उस लिमिट को करेक्ट कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट, अ पर्सन, पर्सन कौन, आप समझ गए होंगे, ऑडिटर। और फर्म, जो फर्म कर रहा है काम, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी, हैज बिजनेस रिलेशनशिप, आ गई बात, दिख रहा है, दिखना तो चाहिए वैसे, नहीं दिख रहा वैसे, क्या रेड कलर, बिजनेस रिलेशनशिप, क्या बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी, सब्सिडरी company, holding company, associate company and subsidiary of such holding and associate company। हाँ आ जाओ, बात बहुत खतरनाक बात करी है इन लोगों ने। ये रही कंपनी, इसकी बात भी करी है, होल्डिंग कंपनी इसकी बात भी करी है, सब्सिडरी कंपनी इसकी बात भी करी है, एसोसिएट कंपनी इसकी बात भी करी है। ये तो अपना नॉर्मल वो ही था। अब बात कहाँ गई, ये भी अपना नॉर्मल है, इसकी भी सब्सिडरी। अब बात एक नई बात हट गई, जो ये एसोसिएट कंपनी है, ये इसकी भी सब्सिडरी को ऐड कर लिया इसमें। इसकी भी सब्सिडरी कंपनी इंक्लूडेड है। कंपनी, कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ये बात हुई है। एक बार अपन लाइन पढ़ते हैं फिर से। A person or a firm whose whether directly or indirectly has business relationship, अपन business relationship को भी जानेंगे क्या होता है business relationship with the company, अपन ने जैसे बात करी कंपनी, subsidiary company, holding company or its associate company and subsidiary of such holding company or such associate company। सच नेचर एज में बी प्रिस्क्राइब, ये रहे आपके प्रिस्क्राइब जो लिखा है कि बिजनेस रिलेशनशिप होता क्या है। सो एनी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू फॉर अ कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस का कोई भी ट्रांजैक्शन आपका बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा। लेकिन इधर पे कुछ बात करिए, एक्सेप्ट, यही चीज तो अपन इंपॉर्टेंट है, यही चीज के लिए अपन बैठे हैं। इसके अंदर क्या चीज नहीं आएंगी, ये तो बहुत ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन दे दी कि कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर आ जाएगा। फिर तो मैं ऑडिटर हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैंने उसका प्रोडक्ट खरीद लिया, मैंने उसका कुछ शैम्पू वगैरह या सोप वगैरह खरीद लिया, फिर मैं तो ऑडिटर ही नहीं बन पाऊंगा, मैं तो उसके साथ ट्रांजैक्शन कर लिया जो कि कमर्शियल नेचर का है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन जो एक्सेप्ट करते हैं कि इसके अंदर मतलब बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, तो उसे अपन पढ़ते हैं।
मैं ऑडिटर बन गया और मैं उससे फीस ले रहा हूँ, ऑडिट फीस। अब वो तो कहेगा ये कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। अब ये तो दिक्कत की बात है, मेरी फीस भी अटक गई, मैं ऑडिटर भी नहीं बन रहा। तो इसके लिए तो फर्स्ट, द ट्रांजैक्शंस which is in the nature of professional services. The transaction which is in the nature of professional services permitted to be rendered. ये लाइन क्यों लिखी गई है? परमिटेड टू बी रेंडर्ड का मतलब ये लाइन क्यों लिखी गई है? क्योंकि आप आगे जाके एक सेक्शन पढ़ने वाले हैं which is the सेक्शन नंबर 144, जिसके अंदर कुछ सर्विसेज हैं विच आर नॉट परमिटेड। अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप ये चीजें, ये सर्विसेज आप क्लाइंट को नहीं सर्व कर सकते या प्रोवाइड रेंडर नहीं कर सकते ये सर्विसेज। तो ये तो जो भी सर्विसेज परमिटेड हैं, जो कि इसके अंदर नहीं आती हैं, सेक्शन नंबर 144 के अंदर नहीं आती हैं जो सर्विसेज, वो अगर वो चीज वो परमिटेड सर्विसेज हैं, उसकी बात चल रही है। तो ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड, वो इंक्लूड नहीं होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। और द ट्रांजैक्शंस, द सेकंड लाइन, ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट द आर्म्स लेंथ प्राइसेस। इसका क्या मतलब है? आर्म्स लेंथ प्राइसेस, जैसे कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑडिटर हूं और मैं उसके प्रोडक्ट्स खरीद रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें? हर कोई जो ऑडिटर नहीं है, कोई उस हिंदुस्तान यूनिलीवर का वो भी खरीद रहा है, जितने रुपए का वो दूसरों से चार्ज कर रहा है उतना मेरे से भी चार्ज कर रहा है, मैं भी पे कर रहा हूं वो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ट्रांजैक्शन एट दी इन दी नेचर ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइसेस, मतलब जो नॉर्मल कोर्स के बिजनेस हैं, जो कि हर एक के साथ मेरे को कोई स्पेशल फेवर नहीं किया गया है उस चीज में कि 10 रुपए का सोप है मेरे लिए 5 रुपए का, ये बात नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स की बात चल रही है, सिंपल सी बात है। सो दी नेक्स्ट, दी पॉइंट नंबर 6, अ पर्सन whose relative, अब रिलेटिव की बात आ गई। मैं हूं, ये मैं ऑडिटर हूं, ये मेरे रिलेटिव हैं, श्री जो भी श्रीमान, जो भी XYZ, ये मेरे रिलेटिव लगते हैं। अब ये डायरेक्टर है भाई कंपनी के, ये डायरेक्टर हैं। और क्या लिखा है? और एम्प्लॉयमेंट में है, या डायरेक्टर हैं या एम्प्लॉयमेंट में है। कैसी एम्प्लॉयमेंट? और एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर भी एम्प्लॉयड हो सकता है, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और KMP की बात चल रही है, EMP है भाई, MD हैं ये कुछ और भी हैं, ये भी बात चल रही है। तो मैं जब मेरा माय रिलेटिव, द ऑडिटर हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, और इज इन एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और अ की मैनेजर पर्सनल, तो वो भी डिस्क्वालीफाइड है, ये भी डिस्क्वालीफाइड है ना। पर्सन, एक बार रीड करते हैं, अपन ने काफी डिटेल में से समझ लिया है। A person whose relative is a director or in the employment of the company as director or key managerial personnel, that is the KMP। अपन ने ये बात की ना। पॉइंट नंबर 7, इसके लिए मैं एक चार्ट लिखवाना पसंद करूंगा, ये क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आएगा और इससे केस स्टडी आएगी, इसे अपन याद करने नहीं बैठेंगे, इसे याद करने नहीं बैठ सकते, ये याद भी नहीं होगा।
इसे अपन को समझना है केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए मैं चार्ट बनवाता हूं, अगर आप नोट कर सकते हैं इसे नोट कर लेना। पॉइंट नंबर 7, इधर पे बात चल रही है दो चीजों की। पार्ट ए, द पर्सन, पर्सन इधर पे हमेशा ऑडिटर ही होगा। पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, कहीं भी, एल्सवेयर का मतलब, और सीलिंग, सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स। ये बात तो इधर ही पे ही खत्म होगी, ये वाली बात। अब इधर की बात चल रही है, इसे हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा। किसका? मैक्स टू मैक्स 20 कंपनीज, सीलिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट 20 कंपनीज। और हाँ, ये पर पर्सन की बात चल रही है। फॉर्म में जैसे आपके 3 पार्टनर्स हैं और सबके पास तीसरी, उनके पास टोटल आ जाएगा 60 ऑडिट करने का लिमिट, उनकी सीलिंग हो जाएगी वो। कब देखना है ये लिमिट को? ये लिमिट देखनी है एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। बट रुको रुको, इसके अंदर कुछ कंपनीज एक्सक्लूडेड हैं सीलिंग के लिए। ऐसे तो ऑडिटर तो कुछ ही नहीं कर पाएगा यार, पैसा भी कमाना होता है बंदे को। एक्सक्लूडेड कौन कौन सी कंपनी है? 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी हैविंग, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। क्या है फर्स्ट पॉइंट नंबर 7 का क्या बात करता है? अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर डिस्क्वालिफाइड। देन नंबर ऑफ सीलिंग ऑफ ऑडिट, कितने? 20 ऑडिट्स की सीलिंग है, विच कैन बी सीन है पर पर्सन देखनी है। अगर फर्म की बात चल रही है, फर्म में 4 पार्टनर्स हैं तो टोटल 80 ऑडिट्स बातचीत। और ये लिमिट अपन को कब देखनी है? बीच में देखेंगे क्या? नहीं, ये अपन को देखना है एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट। जब अपन का अपॉइंटमेंट हो रहा है और रीअपॉइंटमेंट हो रहा है उस समय देखना है अपने ऑडिट्स की लिमिट। लेकिन इसके लिए कुछ कंपनीज एक्सक्लूडेड है, विच इज दी 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी वही, प्राइवेट कंपनी तो सारी प्राइवेट्स होती हैं। पब्लिक कंपनी भी एक समय पे प्राइवेट थी, कोई सी भी छोटी मोटी पहले प्राइवेट होती है फिर कन्वर्ट होकर पब्लिक कर देते हैं वो लोग। सो प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, अगर वो 100 करोड़ से ऊपर है तब वो इंक्लूड हो जाएगी। वो लिमिट से ये एक्सक्लूड हो रही है ना, ये इधर पे इंक्लूड हो जाएगी, मतलब वो सीलिंग में काउंट होगी। जैसे 101 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी, तो वो इंक्लूड हो जाएगी सीलिंग में। 20 नंबर का ये दिख रहा है ना, इधर पे इंक्लूडेड हो जाएगी वो। लेकिन इसके लिए भी एक एक्सेप्शन है, अगर
कंपनी ने, मतलब ये इंक्लूडेड हो जाएगी, ये भी ये वाले पार्ट है इंक्लूडेड किधर, ये 20 नंबर की सीलिंग में। अगर दे फेल्ड टू कंप्लाई, फेल टू कंप्लाई, कौन कौन से, सेक्शन नंबर 92 that is the annual return, and section number 137 that is filing of the financial statement। अगर इसमें वो डिफॉल्ट कर देते हैं तो ये सील, ये वाली कौन सी कंपनी, ये वाली कंपनी डिफॉल्ट कर देती हैं इसमें सेक्शन नंबर 92 एंड 137, तो ये कंपनी इंक्लूडेड होने लगेंगी, ये कंपनी इधर पे इंक्लूड होने लगेंगी। सो डन नाउ, अब ये भी पॉइंट क्लियर है आपका। नाउ पर 8th पॉइंट, अ पर्सन कौन, हमेशा ऑडिटर, पर्सन कौन, ऑडिटर हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट, यहां पर ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही है, यहां पर कोर्ट है, फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, ये याद रख लेना लाइन, a person who has been convicted by a court for an offense involving fraud in a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction। ये 10 साल, अगर जिस दिन उसने फ्रॉड के लिए कन्विक्ट हुआ है तो उससे वो 10 साल तक के लिए वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता वो ऑडिटर। तो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, अ पर्सन, यहां पर पर्सन कौन, हमेशा ऑडिटर, हु सब्सिडरी, अच्छा अब चलो बात कर लेते हैं, ये डिलीट हटाओ, किधर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फॉर्म हो गई बात, फॉर्म या इंडिविजुअल, आई डी मानिए, आई एन डी इंडिविजुअल, इसकी सब्सिडरी और इसकी एसोसिएट, auditor, a person whose subsidiary or associate company or any other form of entity engaged as on the date of appointment in consulting and specialized services as provided under section 144। अगर ये ऑडिटर की सब्सिडरी, ऑडिटर की एसोसिएट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि सेक्शन नंबर 144 के अंदर आती हैं, तो वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। किस किस को, और ये प्रोवाइड किस किस को करनी है, प्रिस्क्राइब सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर provided to the company, only such services as provided by the board of directors of the audit committee as the case may be, with which on the following services, whether such services rendered directly indirectly to the company, holding company, नहीं, किस किस को प्रोवाइड करना है, कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। अगर इंडिविजुअल की फर्म, ऑडिटर की फर्म, या ऑडिटर खुद, या ऑडिटर की सब्सिडरी, या ऑडिटर की एसोसिएट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि सेक्शन नंबर 144 के अंदर आती है टू द कंपनी, उसकी होल्डिंग कंपनी को, उसकी सब्सिडरी कंपनी को, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड।
डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। एक बार अपन रीड आउट करते हैं उसे। A person whose subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on the date of appointment in consulting and specialized services as provided in section number 144. Prescribed certain services not to be rendered by the auditor under this act shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors to the audit committee of the audit committee as the case may be, but which shall not include any of the following services. वो जो भी सर्विसेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव हो गई हैं वो सर्विसेज रेंडर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ सर्विसेज जो कि नीचे दिए हैं वो सर्विसेज तो भी वो रेंडर नहीं कर सकता। और ये अगर ऑडिटर किस किस जगह कर सकते हैं, कंपनी, अगर कंपनी में भी नहीं कर सकता, उसकी होल्डिंग कंपनी में भी नहीं कर सकता, उसकी सब्सिडरी में नहीं कर सकता। इधर पे एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी का कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं अपन, वो है ही नहीं इसमें, फिर वो थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड हो जाता। क्योंकि आजकल जो भी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो छोटी मोटी कंपनी से समहाउ रिलेटेड हैं। सो इसके लिए याद करने की टेक्निक है बैड, MAFIA। बी से क्या आता है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। सो बी से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, A for accounting and bookkeeping services, D say design and implementation of financial information system, M for management services, A for actuarial services, F for rendering of outsourced financial services, I for internal audit, A for investment advisory services, and any other kind of services as may be prescribed. So B for investment banking services, A for accounting and bookkeeping services, D for design and implementation of financial information system, M for management services, A for actuarial services, F for rendering of outsourced financial services, I for internal audit, A for actuarial services, sorry investment advisory services. So अपना बस लास्ट सबसेक्शन बचे, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 4, जो कि बात करता है कैजुअल वैकेंसी की। अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर देता है, जो कि सेक्शन नंबर 141 सब सेक्शन 3 के अंडर है, तो उसको कैजुअल वैकेंसी माना जाएगा इन द हाउस ऑफ ऑडिटर। अगर उसके अंदर वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करता है तो सच डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी, उसे अपन कैजुअल वैकेंसी कंसीडर करेंगे, वो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर एनी डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, ये सबसेक्शन 3 लिखा है लेकिन इसका मतलब सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 है। आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट he shall vacate his office and such auditor and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of auditor। यही था सब कुछ अपना सेक्शन, काफी बड़ा सेक्शन, एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे अपन एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी, फिर क्लास एंड करेंगे। सो अपने सेक्शन नंबर 141 का नाम क्या है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। सो सबसे पहले सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, एलिजिबिलिटी। तो कौन एलिजिबल है, पर्सन शैल बी एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर फर्म के बारे में बात करें, इन केस ऑफ फर्म वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, in case of firm where the majority of the partner should be chartered accountant and practicing in India. Then 141 subsection 2, where a firm including limited liability partnership is appointed as the auditor, only the person who is a chartered accountant shall be act and sign on behalf of the firm. Then बात आ जाती है 141 subsection 3 की, which talks about the disqualification। तो कौन कौन disqualified है,
फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये डिस्क्वालिफाइड है. सेकंड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी डिस्क्वालिफाइड है. देन थर्ड पॉइंट, द पर्सन हु इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय एज अ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी डिस्क्वालिफाइड है. देन फोर्थ, अ पर्सन हु इज रिलेटिव or head or its partner holding any security or interest in the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company is indebted in excess of rupees 5 lakhs to the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company, and has given any, third point is and has given any guarantee or provide any security in relation to the indebtedness of the third party and to the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding company shall be disqualified. However, relative may hold security in the company, इधर पे सिर्फ कंपनी की बारे में बात हो रही है, of face value not exceeding 1 lakh rupees, और अगर relative hold कर लेता है security, then the corrective action should be taken within 60 days of such acquisition. Fifth point, a person or a firm, whether directly or indirectly, has engaged in a business relationship to the company, holding company, subsidiary company, associate company and subsidiary of such holding and associate company. इधर पे होल्डिंग और एसोसिएट दोनों के बारे में बात करी गई है. However, business relationship क्या है? तो business relationships are the transaction in the nature of commercial nature, transaction in the nature of commercial nature के transaction. लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चीजें एक्सक्लूडेड है. Transaction in the nature of professional services permitted to be rendered, and the transaction in the ordinary course of business at the arm's length prices. Then sixth point, a person whose relative is a director or is in employment as a director or key manager personnel, KMP. then अपन ने सेवेंथ पॉइंट की बात करी थी, बहुत प्यार से अपन ने चार्ट बनाया था. A person who is in full time employment elsewhere or number of ceiling of audits 20 which will be seen as per person, और इसको अपन को कब देखना है? एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट. लेकिन इसमें कुछ कंपनीज एक्सक्लूडेड है which are one person company, one person company, small company, dormant company, private company, और private company having paid up share capital लेस देन 100 करोड़, अगर उसके ज्यादा है तो वो इंक्लूडेड हो जाएगी. और इसके लिए एक और, अगर ये चीज भी ये कंपनी ये नीचे दी गई लिमिट, ये कंडीशन को अगर फुलफिल नहीं करते हैं तो वो 20 की सीलिंग लिमिट में आ जाएंगे. वो कंडीशन क्या है? से कुछ नहीं है, सेक्शन नंबर 92 को कंप्लाई करना है और सेक्शन नंबर 137 का कंप्लायंस देखना है बस. अगर वो चीज में कंप्लाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है. फिर आ जाता है एट्थ पॉइंट, अ पर्सन who has been convicted by court for offense involving fraud and a period of 10 years has not been elapsed from the date of such conviction. Then the ninth point, a person or his subsidiary or his associate is engaged in the services that are referred under section 141 to the company, holding company, subsidiary company. What are these services? These are the bad mafia. Banking and advisory services, A for accounting and bookkeeping services, D for design and implementation of financial information system, M for management services, A for actuarial services, F for rendering of outsourced financial services, I for internal audit, A for investment advisory services. And last but not least, section number 141 subsection 4, which talks about the casual vacancy, where a person who has been appointed as the auditor of the company has attracted any disqualification that are referred under section 141 subsection 3, then he has to vacate his office, and such a vacancy shall be considered as casual vacancy in the office of auditor. So that's all for today. My name is Shivansh Modi and signing off.